नमस्कार। कालखंड कोई भी रहा हो, सृष्टि, समाज और विज्ञान हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहे हैं। इंसान की बदलते वक्तों के साथ ज़रूरतें बदलती रही हैं और विज्ञान ने हमेशा अपना रोल बखूबी निभाया है। विज्ञान जगत में आज हम बात करेंगे प्रॉस्पेक्ट्स फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन की। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के बतौर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री वी सरवन कुमार। आप एक IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में शासन सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर, जैसा शुरुआत में हमने बात रखी, कालखंड कोई भी रहा हो, लेकिन समाज के लिए और इंसान के लिए, सृष्टि के लिए रादर, विज्ञान हमेशा इंटीग्रल पार्ट रहा है। बदलते वक्त के साथ में स्टार्टअप कल्चर भी डेवलप हुई है। हाउ डू यू सी साइंस, सोसाइटी एंड स्टार्टअप एज वन एंड ऑल assembled together for the purpose of human being? आपने शुरुआत में बता दिया इंटीग्रल पार्ट है साइंस ह्यूमंस के लिए। तो ह्यूमन काइंड जब ये दुनिया में बस डेवलप चालू हुआ सर, तो राइट फ्रॉम द टाइम ये हंटर गैदरर रहा करता था, नेचर के साथ ज़िंदगी जिया करता था, केव्स में रहा करता था। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे वो गैदरर बने या हर्डर्स बने। फिर उसके बाद एक सेटल्ड लाइफ में वो आने की प्रयास किया। जब वो सेटल्ड लाइफ में आने का प्रयास किया तो उससे पहले ही ह्यूमन एंटरप्राइज जो है सर, मेंटल एंटरप्राइज जो है, तो उनको हमेशा मतलब अपना ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है। जैसे कपड़े के लिए भी वो कोई एनिमल का हाइड का यूज़ करता होगा। तो उससे पहले जब फर्स्ट इन्वेंशन जो नेचर में जो हुआ है, जो ह्यूमन काइंड में हुआ है, जो फायर की जो इन्वेंशन हुआ है, तो वहीं से वो एंटरप्राइज चालू हो गया था सर। उसके बाद आप अगर देखें तो व्हील का जो इन्वेंशन हुआ है, तो उसके बाद जब वो सोसाइटी के रूप में वो जीना जो तरीका ढूंढ लिया था, तो उस टाइम उन्होंने सेटलमेंट्स बनाया। तो सेटलमेंट्स में भी कई तरीके का मतलब इन्वेंशंस कराया। तो ह्यूमन, साइंस, सोसाइटी इंटीग्रल है, ये दोनों को सेपरेट अपन नहीं कर सकते। शुरू में तो वो नेचर के साथ, तो वो नेचर के साथ साथ वो क्या क्या कर सकते हैं वो देखते रहे। तो फिर आगे जा कर के अब इस ज़माने में जब एक डिसिप्लिन बना, जब साइंस का नाम मिला है, तो फिर आगे जा कर के हम स्टार्टअप्स की बात कर सकते हैं। स्टार्टअप ये चीज़ है, कोई एक नया कुछ सोच को लेकर के, तो उसको कोई मॉडल बनाते हुए उसमें कमर्शलाइज करके अपना एक एंटरप्राइज बनाना अगर कोई चाहे, उसको बोलते हैं हम स्टार्टअप। स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है। स्टार्टअप ये भी हो सकता है आप गांव में एक छोटी सी एक किराना का दुकान खोल रहे हो, वो भी एक स्टार्टअप है आपके हिसाब से। बाकी ये एक लेवल पे गांव तक के सीमित रहना है, एक दुकान खोल के बैठ जाओगे तो। अगर आप स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप इसीलिए नाम दिया गया है कि स्टार्टअप ऐसे हैं तो ये ऑल एनकम्पासिंग हो सकता है। तो इसका स्कोप जो है तो ये गांव तक नहीं है, शहर तक नहीं है। कोई बंदा कहीं भी बैठ करके कुछ सोच रहा, तो वो ये सोच रहा है कि ये ह्यूमन काइंड के लिए भी ये क्या काम आ सकता है। बहुत बड़ा सोच है। कई सेक्टर्स में स्टार्टअप्स हो सकती है। एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है, हेल्थ सेक्टर में हो सकता है, फिनटेक में हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है। कुछ भी ऐसे जगह नहीं है जिसमें कोई भी स्टार्टअप नहीं भी हो सकता है। मतलब कुछ भी आप महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। एक बिजनेस और स्टार्टअप का जो मूल फर्क है, वो बिजनेस आपने एक छोटे शहर में, छोटे गांव में कहीं आपने कोई भी शॉप से शुरू किया, आप उसे बिजनेस कह सकते हैं। स्टार्टअप की पहली शर्त यही है कि वो हमेशा बड़ा बनेगा और आपकी डोमेन का, आपकी जगह का उससे कोई लिंक नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप गांव में कंडे से अगरबत्ती बना सकते हैं, मच्छर भगाने की कोई नई कॉइल बना सकते हैं, और हो सकता है आप दक्षिण भारत में कहीं उसे बना रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट में कहीं बना रहे हैं और उसका कंज्यूमर गुजरात में है, राजस्थान में है, कश्मीर में है और भारतवर्ष के बाहर भी हो सकता है। तो यही स्टार्टअप की पहली खूबसूरती है कि आपकी सोच जो है वो व्यापक होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और पूरी समाज के लिए, पूरे ह्यूमन काइंड के लिए होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई इट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ स्टार्टअप। एम आई राइट सर? बिल्कुल आप सही कहा सर। तो ये एक बिजनेस सीमित रह जाता है, एक छोटी सी लेवल पर रह जाता है। आप सही सोचा है। तो ये ऑल इनकम्पसिंग मैंने इसीलिए बोला है कि ये कंप्लीट सोसाइटी के ऊपर ये कोई प्रभाव रहेगा। इनका स्टार्टअप जो है तो ये हो सकता है किसी का मतलब ज़िंदगी आसान करने के लिए हो, हेल्थ सेक्टर में कुछ हो, कुछ भी हो। ही इज़ थिंकिंग फॉर द सोसाइटी। एक कंप्लीट सोसाइटी में अपना जो सोच को लेकर के अपने लिए खुद एक बिजनेस बनेगा।
तो लेकिन ये सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा, ये पूरा सोसाइटी के ऊपर। आप सही कहा, ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, तो आप खाली इंडिया नहीं है, तो ये पूरा देश में विदेश में कहीं भी मतलब इनका जो सोच है वो काम आ सकता है, वो स्टार्टअप आइडिया हो सकता है। जी, अक्सर हम सोचते हैं कि इनोवेशन शब्द की जब बात आती है तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, जैसे सर आपने शुरू में बात कही, फायर की बात कही, व्हील की बात कही। जो इन्वेंशन शुरुआत में हुए वो एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थे, बड़ी चीज़ थी। लेकिन स्टार्टअप के लिए जब हम बात करते हैं तो इन्वेंशन की नहीं, इनोवेशन की बात होती है। यानी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ परिवर्तन करके, कुछ ईज़ ऑफ ऑपरेशंस अगर आप कर देते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मटेरियल्स को चेंज कर सकते हैं, और फिर आप अपनी यात्रा को आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम अक्सर गलती ये कर देते हैं सर कि हम उसको सुरक्षित नहीं करते हैं और कोई कमर्शियल दोहन कोई और दूसरा कर लेता है। सो योर टेक ऑन इनोवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कमिंग टू हाउ टू प्रोटेक्ट योर इनोवेशन। सर ये आपका सवाल जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे आ गया है। तो कोई इंसान का सोच है, तो ये सोच क्या उस इंसान का मतलब प्रॉपर्टी है? तो ये जो सोच है ये शुरुआत में आज नहीं, रेनेसांस पीरियड में यूरोप में पैदा हो गया था। मतलब कोई माइकल-एंजेलो कोई स्टैचू बना रहा है तो उसी तरह का स्टैचू कोई और भी कॉपी करके बना सकता था, तो लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अपना अपना अलग अलग तरीके से स्टैचूज़ बनाना शुरू किया। तो फिर हमको पहचान हो गया कि ये इनका स्टैचू है, ये दूसरे का स्टैचू है, मूर्ति जो बना रहा। ऐसे ही कई कलाओं में, लिटरेचर में फिर धीरे धीरे ये सोच बढ़ता बढ़ता क्या रहा, अगर कोई किताब लिखता है उसी किताब को दूसरे भाषा में आप ट्रांसलेट करके आपका नाम डालते हो, बेच देते हो, तो ये नहीं हो सकता है। फिर इसका मतलब कॉपीराइट पैदा हुआ। कॉपीराइट के बाद अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मान लीजिए कोई सामान बना रहा है, जैसे आपने बताया कोई अगरबत्ती भी बना ले, अपना अगरबत्ती है, गांव के लिए मच्छर भगाने का काम आ सकता है, तो फिर इसका कोई है तो वो नाम देता है, कोई मयूर का नाम दे दिया, मान लीजिएगा मयूर का अगरबत्ती है, तो फिर ये बना ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क के बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते सोच में डिज़ाइंस का भी, अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हो, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी प्रोडक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हो, उस डिज़ाइन का भी जो जिसका आइडिया है उसका एक प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। वो प्रोटेक्शन इसीलिए ज़रूरी है तो उस बंदे का सोच है तो उसका रेस्पेक्ट भी हो जाए और उसका कमर्शियल एस्पेक्ट भी उसका देखा जाए। मतलब ये हुआ, आपका सोच है, आपका सोच के हिसाब से आपने कुछ सोचा है तो फिर आपका प्रोटेक्शन हो गया। तो ये प्रोटेक्शन कानून की तरीके से, मतलब कानून बनाया गया इसके लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाया गया। शुरू में अगर हम हमारा देश के ऊपर अगर बात करें सर, ये तो 18th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में ये बात चालू हुई। फिर 1890s में, 1870s to 90s के अंदर ब्रिटेन में, लंदन में, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ कानून बनी। तो उसी कानून को अपना ब्रिटिश वाले जो यहाँ राज कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर भी लागू करके देखा। तो फिर धीरे धीरे उसका बढ़ता 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 अपने इंडिपेंडेंस के बाद इसको पेटेंट्स के रूप में अपन ने इसको डेवलप किया है। पेटेंट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, तो फिर उसका डेफिनेशन बनाया गया है। तो किसी का डिज़ाइन पेटेंट हो सकता है, प्रोडक्ट पेटेंट हो सकता है। फ़ायदा क्या है इसका? कमर्शियल एस्पेक्ट में फ़ायदा है। आपका सोच है तो फिर आपका सोच के लिए आपको रेवेन्यू मिलेगा, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। आपका मतलब डिज़ाइन को लेकर के अगर कोई काम कर रहा है, आपसे मतलब परमिशन लेके करेगा, ये प्रोटेक्शन हो गया। अगर कोई परमिशन लेकर के नहीं कर रहा, फिर इसका हिसाब कैसे करें? तो फिर कानून बनाया गया, कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ब्यूरोज़ है, फोरम्स है, वहाँ जा सकते हैं। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना कंट्रोलर फॉर पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड डिज़ाइन जो रहते हैं मुंबई में, तो वो हेड ऑफिस हो गया है। तो पेटेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस कई जगह अपन फिर भारत में खोले हैं, कलकत्ता में खोले, मुंबई में खोले, चेन्नई में खोले। तो ये सब जो है, तो पेटेंट रजिस्ट्रेशन का फिर तरीका, प्रोसीजर्स, फिर रूल एक्ट बना, फिर उसके बाद रूल्स बना। तो उसके आधार पर हम इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो मेंटली आपका जो सोच है, तो उसका हम एक अधिकार आपके ऊपर पैदा करने के लिए, देने के लिए हमने ये कंप्लीट सोच बनाया है। आपका जो सवाल यही था, तो इसका प्रोटेक्शन क्यों होना चाहिए? क्यों? इसीलिए होना चाहिए कि उस इन्वेंशन है, उस जो सोच है, जो फर्स्ट जो है, इसमें सबसे पहले सर पेटेंट में क्या आता है, आपका जो आइडिया है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। नेचुरल नहीं हो सकता है कि जैसे आपने एक सीड डाल दिया तो फिर प्लांट अपने आप उठ के आ रहा है, तो ये आपका इनोवेशन नहीं है, तो ये नेचुरली कन्वेंशनली चल रहा है। कन्वेंशनली चल रहा। इनोवेशन क्या हो सकता है? आपका ओरिजिनल सोच उसके अंदर अगर है या नहीं, वो देखा जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेटेंट सर्च में हमेशा यही देखा जाता है, इज इट एन ओरिजिनल आइडिया। अगर ये ओरिजिनल आइडिया है तो फिर इसका सर्च डाला जाता है पूरा देश दुनिया में। ये पेटेंट ऑफिसर्स का काम क्या रहता है? काम यही रहता है, आप पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं, पहले रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो वो सबसे पहले देखा जाता है।
पूरा दुनिया में मतलब वेबसाइट्स में, अदर कंट्रीज़ में, हर कंट्रीज़ के साथ अपना कोई अंडरस्टैंडिंग भी है, WIPO है ना, वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इन सभी में हम सिग्नेटरी होते हैं। दोहा रेजोल्यूशन हुआ है तो उसमें भी हम सिग्नेटरी हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ है उसमें भी हम सिग्नेटरी हैं, पेरिस कन्वेंशन है तो उसमें भी हम सिग्नेटरी है इंडिया। तो ये सब जो है हमको कंप्ले करना पड़ता है। तो इसके लिए सर्च है, सबसे पहले सर्च है। तो पेटेंट मिलने में टाइम क्यों लगता है, तो इसी बात को लेकर के टाइम लगता है। शुरू में ओरिजिनल आइडिया ये कंफर्म हो गया, फिर उसके बाद देखा जाता है कि ये कहीं दूसरी जगह तो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये ओरिजिनल आइडिया हो गया, फिर आपका हो गया। तो फिर इसके अंदर डिज़ाइन देखा जाता है, आप क्या पेटेंट चाह रहे हो, आप देश भर में रखना चाहते हो अपने आप को या वर्ल्ड वाइड रखना चाहते हो, तो फिर आपसे ही पूछा जाता है तो आप कैसे करना चाहते हो, तो फिर वर्ल्ड वाइड का पेटेंट इशू हो जाता है। इसके साथ साथ सर एक जोग्राफिकल इंडिकेटर भी एक कॉन्सेप्ट है, जी है ना, बिल्कुल। तो GI भी हमारा देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। जैसे आपको बताया है ये बासमती राइस का जो चर्चा चली है दुनिया में, है ना, तो ये हमारा है या फिर दूसरे देश का है, कहाँ ये शुरुआत हुई है। ये ऐसी चीज़ है सर, लोकलाइज्ड एरिया में अगर कोई नेचुरल प्रोडक्ट है और कंप्लीटली वो उसी एरिया में ही हो सकता है, उस क्वालिटी का अगर आपको चाहिए होता है तो दैट एरिया अलोन कैन प्रोड्यूस दैट क्वालिटी ऑफ दैट मटेरियल। जैसे जयपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सांगानेरी प्रिंट हो सकता है, सांगानेरी प्रिंट हो सकता है, बाड़मेर की गुदड़ी वर्क की हम बात कर सकते हैं, बीकानेर की स्वीट्स और नमकीन की हम बात कर सकते हैं, जो लोकली एक कम्युनिटी खास तौर से एक जगह के लोग खास तौर से बनाते हैं, उसे GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स का टैग मिल जाता है। तो जोग्राफिकल इंडिकेटर्स रिसेंटली राजस्थान में अपना मेहंदी के लिए मिला है, है ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई है कि ये मेहंदी जो है तो कहीं भी बिकेगा, ये राजस्थान GI टैग जोग्राफिकल इंडिकेटर बोलते हैं जिसको, तो वो राजस्थान के ऊपर वो मेहंदी है, ये बात है जी। आपने बहुत सरलता से इस बात को समझाई। और यहाँ जो हमारे ख़ास तौर से युवा दर्शक हैं, युवा साथी हैं, उनको ये बात कम्युनिकेट करना चाहेंगे कि आपके दिमाग में जब भी किसी प्रॉब्लम के समाधान के लिए कोई आइडिया आता है तो आप ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए, ये मत सोचिए कि बहुत बड़े लोगों का काम है। एटलीस्ट आप उसके प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले सिक्योर कर लेना चाहिए, जिससे कि आप अल्टीमेटली जब भी आप अपनी यात्रा को आगे ले जाएंगे, स्टार्टअप की यात्रा को, तो मालूम चला जब तक आप प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे तब तक कोई और दूसरा व्यक्ति जो है उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर चुका है, तो वो नहीं हो पाएगा। जब भी समाज में परिवर्तन की बात आती है तो सबसे उचित तरीका होता है शिक्षण संस्थान। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जल्दी से सोसाइटी के बीच बात को प्रोपोगेट कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप की कल्चर है, चाहे वो फॉर्मल ट्रेनिंग के फॉर्म में किताब पढ़ाने के तौर पर हो सकती है, या इस तरह की इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करने की बात हो सकती है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में वो आसानी से की जा सकती है। सो योर पीस ऑफ एडवाइस टू फॉस्टर द कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू एजुकेशन सिस्टम। सर देखिए, हमारा जो सिस्टम है, जो स्टेट में, जो कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है, तो इसमें अगर आपको ध्यान है, तो अगर आपको नॉलेज में होंगे ज़रूर, तो ये वोकेशनल एजुकेशन एक बात हुआ करता था एक ज़माने में। 1970 से लेके वे वोकेशनल एजुकेशन एक बात हुई। वो क्या है, स्कूल एजुकेशन में आप जब कुछ भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड जो भी आप पढ़ा रहे हो, तो उसके साथ साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता है। उस टाइम का जो टाइम में जो शुरुआत में कहाँ हुआ, कारपेंट्री हुआ करता था, या कोई फिटर का काम, या कोई तिन मेटल, लेथ मेटल्स, इस तरह का काम, कुछ ना कुछ एक ट्रेड भी आपको साथ से, ट्रेड स्किल्स है, तो स्किल्स वाली बात है, तो वो शुरू में वोकेशनल एजुकेशन के रूप में जाना जाता है। तो उसके बाद अगर आप कैरियर को ही उसी डायरेक्शन में बनाना चाहोगे तो फिर या ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, इस तरह के लेवल पर आप बढ़ सकते हो। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप की बात अगर करें तो ये स्कूल लेवल पर भी हमको कैरियर गाइडेंस की बात ज़रूरी होती है सर। स्कूल एजुकेशन में हमको बच्चे को ज़रूर ये बताना पड़ेगा कि आपका कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स ये भी है, खाली नौकरी पाना ही नहीं है, आप एंटरप्राइज बनाते हुए आप खुद मतलब मालिक बन करके कई लोगों को मतलब आप एम्प्लॉय कर सकते हो, आपका एक सोच आपका कोई बिजनेस बना सकता है। तो ये जो ट्रेंड है, तो ये आज बहुत पिकअप हुआ है स्टार्टअप्स, अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, अदर कॉलेजेस लेवल पर भी और नॉर्मल लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर हम क्या करते हैं, हम कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इनको। अगर आपके पास कोई छोटी सी एक सोच है, आप समझते हो कि ये खेत में कोई इम्प्लीमेंट है, तो उस इम्प्लीमेंट को मतलब एक व्हील डालने से तो इसमें और आसानी हो सकता है काम, मतलब आपका लेबर कम हो सकता है। तो फिर ये कहाँ जा कर के बनाओगे आप, तो बनाने के लिए तो आपके पास जगह नहीं है,
तो इसके लिए हम कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स का नाम लेते हुए इंक्यूबेशन सेंटर्स हर जगह हमने बनाया है। तो वहाँ पर आप कोई भी बच्चा आकर के फ्री में तो वहाँ लेथ का प्रोडक्ट मिलेगा, कर सकता है अपना, मतलब पूरा सामान मिल जाएगा आपको, वेल्डिंग का सामान मिलेगा, नया टेक्नोलॉजी सब कुछ मिलेगा, डिज़ाइन के लिए कंप्यूटर मिलेगा, आपको मेंटरशिप मिलेगा। सबसे पहले ये मेंटरशिप एक बड़ी बात है, आप एजुकेशन सिस्टम में ये मेंटरशिप जो है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो आपको मतलब उस नॉलेज में, उस डोमेन में जो आगे कोई मतलब कोई और पढ़े लिखे जो रिसर्चर्स होंगे या फिर प्रोफेसर्स होंगे, तो ये लोग आपको मेंटर कर सकते हैं, भाई आपका सोच ये सही है, तो इससे आगे आप कैसे मतलब वहाँ तक पहुँच पाओगे, आप जो सोच रहे हो वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी चलती हैं। तो ये कल्चर जो है, टेम्परामेंट जो है, ये बच्चों में बनाना बहुत आवश्यक है। और ये अपना जो है देश में, तो ये इसका जो पिकअप है बहुत 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 आगे बढ़ चुका है। बच्चों में ये ज़रूर माइंड में आ गया है कि हम खुद मालिक बन सकते हैं, है ना, नौकरी ही नहीं है दुनिया में, तो बस अपन कुछ मतलब कुछ ना कुछ अपन बना सकते हैं, स्टार्टअप्स बना सकते हैं। स्टार्टअप्स का वर्ड जो है आज इतना पॉपुलर हो गया है, तो हर कोई बच्चा सोचता है कि मैं भी कुछ बना लूँ। ज़रूर अपना प्रयास ज़रूर कर रहे हैं अपना एजुकेशन सिस्टम में ही। तो स्कूल एजुकेशन से ये चालू हो जानी चाहिए, ये मेरा विचार है। स्कूल एजुकेशन से ही हम बच्चे को ये बताते हुए आवें, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ बनो, लेकिन आप ये भी एक सोच सकते हो अपने लिए। और उसमें परिवार की यानी पेरेंट्स की भूमिका सबसे ज़्यादा हो जाती है। अक्सर जो मुझे देखने में आया है कि आइस ब्रेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि स्कूल और कॉलेजेस अपना काम करते हैं, लेकिन जब घर पर जाता है और जिन लोगों की वो सबसे ज़्यादा सुनता है वो है पेरेंट्स। लेकिन पेरेंट्स जब ये कहते हैं कि नहीं प्ले सेफ, नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, तो एक सुरक्षित जो है आपको महीने की फ़िक्स तनख्वाह मिल जाए, इस तरह की सोच सबसे घातक है और सबसे बड़ा ब्लॉकेज वही है। वरना अच्छे आइडियाज़ हैं। हम भारतवर्षी देखिए विदेशों में जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करते हैं, 50% से ज़्यादा इंडियन स्टाफ है, तो हमारा ब्रेन फर्टाइल है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन वो जो होता है ना कि पैराशूट के साथ कूदिए, फिर अल्टीमेटली जंप लगाने की एक अभ्यास डालिए, कोकून में बने रहने से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बात नहीं बढ़ पाएगी। एकदम बात आपका बिल्कुल सही है सर। ये पेरेंट्स का सोच में अपन ये नहीं कह सकते कि वो गलत सोच रहे हैं, तो वो आपका सिक्योरिटी, सेफ्टी और आपका आम मतलब सरल ज़िंदगी हो जाए, तो ये सोच करके आपको बताते हैं कि बस ये कॉलेज करो, ये इंजीनियरिंग करो, या मेडिकल कर लो, ये कर लो, तो ये आपको डायरेक्शन देते हैं। उनका मतलब जो माइंड का जो एक्सपेंशन है, जो स्कोप ऑफ देयर थिंकिंग, तो वहाँ तक सीमित हो गया है सर। तो ये सही है आपकी कि ये पेरेंट्स को भी अपन को एजुकेट करना पड़ेगा। आज के ज़माने में क्या इतना मतलब ये मोबाइल रेवोल्यूशन जो हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो हुआ है, तो उसके बाद क्या है, हर कोई जान चुका है दुनिया में बच्चे कुछ भी बन सकते हैं। बस ये है कि पेरेंट्स ज़रूर अपना बताएंगे बच्चे को, तो बच्चे को मतलब पेरेंट्स का सुनना भी ज़रूरी है। तो पेरेंट्स के डायरेक्शन के साथ साथ चले, आगे जा कर के आप कुछ अगर आपका रास्ता चाहिए तो फिर आपको गाइडेंस मिल जाएगा कॉलेजेस में, तो आप बन भी सकते हो आप जो बनाना चाह रहे हो। जी, आगे बढ़ते हैं कि किस तरह के नए जो डोमेन्स हैं जहाँ संभावनाएं हैं स्टार्टअप्स के लिए। सर देखिए, स्टार्टअप हर तरह का स्टार्टअप्स है सर। वैसे फिनटेक की बात करें, अपन फिनेंशियल टेक्नोलॉजी की जो बात करें, तो अभी आज के लिए जो यूपीआई का जो चल रही है, मोबाइल में अपन पेमेंट कर रहे हैं, तो ये गांव-गांव तक पहुंच गया है। सब्जी में दुकान में मतलब आप फ़ोनपे में मतलब पेमेंट करवा के आ रहे हो, यूपीआई पेमेंट करवा रहे हो, कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो। ये हमारा देश का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये दुनिया में हम आगे बढ़ गए हैं। फिनटेक एक डोमेन और है, इसमें और एक चीज़ है, फिनटेक है। सेम स्टाइल में एडुटेक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में नाम कहीं का ले सकता हूँ, बस नाम नहीं लेते हुए मैं बोल रहा हूँ। खाली ट्यूशन पढ़ाते हुए बच्चे को तो यूनिकॉर्न बना चुके हैं। बिल्कुल, खाली ट्यूशन का मतलब ये हुआ है, तो ट्यूशन को तो मैं हर कोचिंग सेंटर है, हर कोई बच्चे को मतलब अपन गांव में रहते हुए कहाँ जयपुर में ला करके कोचिंग सेंटर छोड़ोगे बच्चे को, तो फिर ऑनलाइन में कोचिंग क्लास मिल गया इनको। ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को ही एक स्टार्टअप बनाते हुए यूनिकॉर्न बनने का मतलब है 8,000 करोड़ का उनका वैल्यूएशन हो गया है। बिल्कुल, है ना। तो लगभग तो इस तरह का जो है, तो एजुकेशन में भी है, हेल्थ सेक्टर में कई स्टार्टअप्स है। जी जी, आप नए एरियाज़ की जो बात कर रहे हो, आगे के लिए अगर अपन सोचें, तो आगे के लिए मैं सोचता हूँ सर, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात है, बैटरीज की बात है, ये एक नया एरिया है सर एकदम। सेम स्टाइल में अगर अपन आगे बढ़ते हुए अगर सोचें, तो रूरल टेक्नोलॉजी मतलब एग्रीकल्चर के साथ, एनिमल हस्बेंड्री के साथ, ये एक अलग एरिया हो सकता है, अनएक्सप्लोर्ड है। बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है और जरूरी भी है। तो प्योरली अभी तक कन्वेंशनल विजडम पे चल रहे हैं हम, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज तो आई नहीं है, ज़रूरी है वहाँ पर।
तो मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें ये देखा है सर, तो ये इम्प्लीमेंट्स शेयरिंग जो है, तो उसमें एक स्टार्टअप बन सकता है। मतलब मेरे पास मतलब ट्रैक्टर है, आपके पास दूसरा साधन है, आपके पास एक टिलिंग मशीन है, आपके पास एक सोइंग मशीन है, तो ये मतलब एक गांव में नहीं, तो एक डिस्ट्रिक्ट में कई जगह पड़ा है, तो इसका एक पूल बनाते हुए तो एक स्टार्टअप हो सकता है। बिल्कुल, ऐप बना करके आप उनकी बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, गाड़ी आ जाएगी आपके पास जब आपको चाहिए का हार्वेस्ट करने के लिए। तो ये इस तरह का सोच है, मतलब रूरल लेवल पर स्कोप भयंकर है और उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, मैं यही कहता हूँ। अपना जो पॉवर्टी इंडेक्स तो देख रहे हो तो जो दोस्त हमारे ये सोचते हैं कि मनी लाइज इन बिग सिटीज़, वो अवधारणा तोड़ने की ज़रूरत है। बहुत कम एक्सप्लोर्ड है। हम इजराइल की खेती का उदाहरण देखते हैं कि ऐसा देश जहाँ पानी की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर अडॉप्ट करके आप देखिए क्या चीज़ नहीं है वो जो एक्सपोर्ट करते हैं, इस लेवल का वो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो अगर हमारे पास ज़मीन भरपूर है और जहाँ जहाँ जिन जिन एरियाज़ में रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, पानी की कमी है, वहाँ अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर लेंगे तो काम बन सकता है। सर एग्रीकल्चर में आजकल कुछ स्टार्टअप्स, नया स्टार्टअप्स इंडिया में पैदा हुआ है सर, तो ये यहाँ तक देख रहे हैं। देखिए आपका तो योजना बनता है, पूरा देश के लिए पहले बनता है, फिर एक स्टेट में अपना योजना बनती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना योजना बनता है मान लो। लेकिन गांव में, एक गांव और दूसरे गांव में सॉइल में अंतर है, बिल्कुल सॉइल न्यूट्रिएंट्स में अंतर है, पानी में फ़र्क है, अब क्या डालना है क्या नहीं डालना है, तो इसको माइक्रो लेवल पर जा कर के, तो एक स्टार्टअप पैदा हुआ है अभी, तो उनका काम ही यही है, तो खेत तक पहुंच जाता है। अपने खेत के लिए आपको किस लेवल का क्या मिक्सचर बनानी है आपको, जो आप फायदामंद रहेंगे। सॉइल टेस्टिंग करके वो एनालिसिस बता देता है। 100% सॉइल टेस्टिंग हो जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या लेवल में यूज़ करना है, किस लेवल पर यूज़ करना है, आपका खेत के लिए तो यही सही है। ऐसे एक स्टार्टअप अभी पैदा हुआ है। नहीं है तो क्या होता है, तो जाते हैं किसान जो है, वो जाते हैं दुकान में जाके बोलते हैं कि मेरा एक कीड़ा पड़ा है, एक प्लांट में ये दिख रही है, लीफ जो है वो ड्राई हो रही है, ब्राउन हो रही है, तो इसको क्या करना है, वो कुछ पकड़ा देता है, या फिर एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स कुछ गाइड कर लेते हैं, तो उसको ला करके वो मिक्स करके वो स्प्रे कर लेता है। ठीक है, तो ये जनरलाइज तरीका है, एम्पिरिकल मेथड है, ट्रायल एंड एरर वाला मेथड है, एम्पिरिकल मेथड है। बस ये है कि ये चलती हुई आ रही है, लेकिन इसमें भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसको भी एक बंदा ने सोचा कि चलो नहीं, एक एक खेत में हमारा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मेंटली हम ये करेंगे कि न्यूट्रिएंट का वैल्यू देखेंगे, सॉइल का टेस्ट करेंगे, ये सब करेंगे, और उनको खुद का मतलब किसान का तो कार्ड बनकर ऑलरेडी, बस लेकिन उनको कुछ आइडिया नहीं है, तो फिर वो पैदा करने के लिए, वो देने के लिए एक स्टार्टअप पैदा हुई है। कितनी अच्छी आइडिया है जी। मैं इसी प्रश्न को कंटिन्यू करता हूँ। किस तरह से हमको रीफोकस करने की ज़रूरत है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ रूरल एरियाज़ और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी? सर मैं समझता हूँ सर, हमारा जो है, कहते हैं स्टैटिस्टिक्स बोलता है, तो इतना % पॉपुलेशन इतना रुपए कमाता है एक दिन में, तो ये इसको मैं प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखता हूँ। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। गांव में तो हम जब भी दौरे पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमको ये दिखता है, तो गांव में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो यूथ मिलते हैं वो खाली बैठे हुए दिखते हैं। तो उनका क्या उपयोग किया जाए, तो फिर ये नया टेक्नोलॉजी, साइंस ही इनका काम आ सकता है। तो कैसे आ सकता है, तो ग्रामीण एरिया में तो क्या जो इकोनॉमी चल रही है, तो उसको आपको स्टडी करना होगा। एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोग्राम, एक विलेज एक ब्लॉक में एक प्रोग्राम, इस तरह का आपको सोचते हुए तो लेबर का जो है तो सही उपयोग में लेना है। जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो बच्चे हैं, तो उनको कैसे किया जाएगा। जैसे राजस्थान में अगर देखें सर, तो ये ग्रीन हाउसेस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। किसान पहले ये नहीं जानता था क्या क्या उगा सकते हैं वो, तो अब ग्रीन हाउसेस जो करते हैं, तो ग्रीन हाउसेस में क्या है, आजकल जो शिमला मिर्ची से लेके, केकड़ी से लेके बहुत कुछ कर रहे हैं और एनॉर्मसली अर्न कर रहे हैं। तो ये पेनिट्रेशन जयपुर के आसपास तो आपको ज़रूर दिखेगा, लेकिन अगर जा करके आप मान लो कि भरतपुर में कुछ कोने में जा करके देख रहे हो, तो वहाँ केकड़ी पैदा ज़रूर हो रही है, लेकिन ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट उनको पता नहीं है, तो वहाँ पेनिट्रेशन की ज़रूरत है। इस तरह का पेनिट्रेशन की ज़रूरत है कि हम सरकार अपना योजना को लेकर के वहाँ तक पहुँच जाएँ, पहुँच करके मतलब लोगों को उत्साह करके तो उनको ये पैदा करके दे दें, तो फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ जनरेट होगा। एक ग्रीन हाउस में 10 लोग एम्प्लॉय समय की कमी है, चलते चलते आपसे लास्ट में एक निवेदन, युवा साथियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे 30 सेकंड में? सर मेरा बस एक ही संदेश है सर, यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप खुद अपना डेस्टिनी बना सकते हो। आप अपना सोच, एक छोटी सी सोच को लेकर के, जैसे स्टार्टअप का कल्चर है, एनवायरनमेंट है, इसका फ़ायदा उठा लें।
सरकार की तरफ देख लें, सरकार क्या क्या आपको ऑप्शंस देता है वो ज़रूर देख लें, हमारे पास आ जाएं, सरकार में हम सब बैठे हैं। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में ध्यान दें, नौकरी पाओ ज़रूर पाओ, नौकरी मिल जाता है तो नौकरी करना गलत नहीं है। तो मैं कहता हूँ एक एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड ज़रूर माइंड में रख लो। आप अपना खुद का बॉस बन सकते हो और आप खुद एम्प्लॉयर बन सकते हो, कई लोगों को नौकरी आप खुद दे सकते हो। तो ये आप उसमें ज़रूर ध्यान दें। जी, थैंक यू वेरी मच सर। अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं, कितनी खूबसूरत बात है। और उसके लिए करना क्या होगा, आपको रोज़मर्रा की आदतों पर ध्यान रखना होगा। मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मेरे लाइफ के लिए इंटीग्रेट करता है कि नहीं, वो बेनिफिशियल है कि नहीं। बस बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। समाज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट सब अपना अपना काम कर रहे हैं और आपके बेनिफिट के लिए बहुत कुछ है। विज्ञान जगत में आज के लिए बस इतना ही। पुनः आपका धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ ज़रूरी बातें आपने साझा की। अगले प्रोग्राम में फिर नए एक्सपर्ट के साथ नए विषय पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।